जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का बेटा स्वागत है इस चैनल पे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर की। जैसा कि आपको पता है ग्रेविटेशन चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी आप डिफेंस एग्जाम देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ग्रेविटेशन। और इससे पहले हमने जो वीडियोज़ डाले हैं, रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो गया है, उसमें उसका वीडियो भी जाके देख लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो बेटा इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ये है केपलर के नियम। केपलर के नियम, ठीक है। वैसे देखो केपलर्स के जो लॉज हैं वो इस चैप्टर में बाद में है, लेकिन हम पहले ही पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बेसिकली 3 लॉज हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। चलिए तो केपलर के 3 लॉ हैं। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्षीय नियम। कक्षीय नियम हिंदी में भी मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफलीय नियम। क्षेत्रफलीय नियम। और तीसरा है हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड। आवर्त का नियम। आवर्त का नियम। ये बेटा हमारे पास 3 लॉ है। पहला हमारे पास है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ एरिया और तीसरा हमारे पास है लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। बेसिकली ये 3 लॉ हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जो हमारा तीनों में से जो लॉ है इन तीनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है वो है पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट। कक्षीय नियम। कक्षीय नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट बेसिकली है क्या, इसकी बात करते हैं। देखो बेटा, देखो क्या होता है कि कक्षीय नियम में अगर हम देखें, लॉ ऑफ ऑर्बिट हम देखें तो कोई भी प्लेनेट है जो सूरज के चारों ओर घूम रहा है। जैसे मान लो ये है सन। अब सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, ये तो पता ही है, ठीक है। सन के चारों ओर क्या करेंगे, प्लेनेट रिवॉल्व करेंगे, परिक्रमण करेंगे, प्लेनेट ग्रह परिक्रमण करेंगे। तो देखो ग्रह के परिक्रमण करने की 2 ऑर्बिट हो सकती हैं बेसिकली। एक तो हो सकती है ये ऑर्बिट इलिप्टिकल, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल ऑर्बिट। दीर्घवृत्तीय कक्षा ये होगी क्या, दीर्घवृत्तीय होगी, दीर्घवृत्तीय कक्षा होगी। और एक हमारे पास हो सकती है सर्कुलर ऑर्बिट। ये ऑर्बिट होगी हमारे पास सर्कुलर। सर्कुलर तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ पहले तो, ठीक है, कि कितनी ऑर्बिट पॉसिबल हैं। 2 ऑर्बिट पॉसिबल हैं, या फिर तो सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल। क्यों, क्योंकि लगातार ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है किसी भी प्लेनेट पे। कहीं कोई प्लेनेट है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स जो सन का लगेगा वो सन की तरफ लगेगा। सन उस पर एक फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशन का, और उस फोर्स के कारण ये चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमण करेगा। क्योंकि परिक्रमण नहीं करेगा तो ये सन इसको खींच लेगा, ठीक है। तो परिक्रमण करने से क्या होगा, बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, ये इसको बैलेंस कर ले जाएगा। तो केपलर ने अपने पहले नियम में कहा है कि देखो जो सन होता है, सन के चारों ओर कोई भी प्लेनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो करेगा दीर्घवृत्तीय कक्षा में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। यही तुम्हें याद रखना है। ऑल प्लेनेट्स, इन्होंने कहा है कि ऑल प्लेनेट्स revolves around sun in elliptical orbit. Elliptical orbit where sun is situated at one of the foci.
फोकाई मतलब फोकस, दो फोकस होंगे एलिप्स में, एलिप्स में दो फोकस होंगे, तो इसमें से किसी भी एक फोकस पे सन हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक फोकस पे सन हो सकता है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। हिंदी में जो स्टूडेंट हैं वो भी लिखने ना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, या फिर लिखे ना परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण ज्यादा अच्छा शब्द है, परिक्रमण करते हैं, करते हैं जहां सूर्य एक फोकस पर रहता है। यहां सन कहाँ रहेगा, सन एक फोकस पर रहेगा, सूर्य बेटा एक फोकस पर रहेगा, ठीक है। तो सभी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे, और क्या कि कैसी कक्षा में घूमेंगे, ये घूमेंगे दीर्घवृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमेंगे, जहां पे सूरज किसी भी एक फोकस पर रहेगा। चलिए चलते हैं आगे एकदम। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, और मैं बना के दिखाता हूँ दोबारा एक ये ऑर्बिट। तो पहला नियम बेटा हमसे क्या कहता है, तुम लोग क्या करना, तुम लोग लिखते चलना है ना, अगर ऐसे ही देखोगे वीडियो तो कोई मतलब नहीं है उसका, बनाते चलना नोट्स बेटा, क्योंकि ये रिवाइज करने में काम आएगा। देखो ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मेजर एक्सिस होता है, और मेजर एक्सिस में बेटा यहाँ पे होता है एक फोकस, और एक फोकस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, दो फोकस होंगे। तो मान लेते हैं सन क्या है यहाँ पे, सन यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, तो सन कहाँ है यहाँ पे। अब इसके चारों ओर एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों ओर क्या करेगा, एक प्लेनेट रिवॉल्व करेगा, इसके चारों ओर एक प्लेनेट रिवॉल्व करेगा। तो इन्होंने कहा कि देखो सन यहाँ पे रहेगा, किसी भी एक फोकस पे ऐसे वो रिवॉल्व करेगा, क्लियर। अब देखो प्रॉब्लम एक और आएगी, क्या आएगी, अगर कोई प्लेनेट पास में है, सन के पास में यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका वेग मान लो v1 है, स्पीड उसकी v1 है, और यहाँ से दूरी कितनी है इसकी r1 है, और प्लेनेट यहाँ पे, तो यहाँ से दूरी कितनी है बेटा r2 है, यहाँ पे स्पीड कितनी है v2 है, ठीक है। सन से इस प्लेनेट की दूरी कितनी है r2 है, सन से इस प्लेनेट की दूरी कितनी है r1 है, यहाँ पे वेग कितना है v1 है, और यहाँ पे वेग कितना है v2 है। तो ये बताओ यहाँ पे जो r2 है वो बड़ा है r1 से कि नहीं, क्लियर है, r2 बड़ा है r1 से कि नहीं। r2 अगर बड़ा है r1 से, तो जो बॉडी जितनी ज़्यादा दूर होंगी, जितनी ज़्यादा दूर दूर दो बॉडी होंगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, mgs भी लगा सकते हो, या फिर होता है Gm/r, ठीक है, -Gm/r। तो जो बॉडी जितनी ज़्यादा दूर होंगी, अभी आगे सब क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझो बस। जो बॉडी जितनी ज़्यादा दूर होंगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और हमें पता है काइनेटिक और पोटेंशियल किसी भी प्लेनेट के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मीन्स R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा, तो V2 इज लेस देन V1 हो जाएगा। इस बात को समझो, इसका मतलब जब कोई ग्रह, जब कोई प्लेनेट सूर्य के दूर जाएगा तो स्पीड घट जाएगी, पास आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, पास आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी से जाएगा, और दूर जाएगा तो स्पीड घटती चली जाएगी। बस इतना तुम्हें समझना है अभी, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अगले लॉ की। अगला लॉ हमारा है लॉ ऑफ एरिया, सेकंड है लॉ ऑफ एरिया। क्षेत्रफलीय नियम, लॉ ऑफ एरिया देखो क्या है बेटा, लॉ ऑफ एरिया क्या है, लॉ ऑफ एरिया में हमको पता है, हमसे लॉ ऑफ एरिया ये कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, एरियल वेलोसिटी
ऑफ प्लेनेट revolving around sun remains कांस्टेंट। ये बेटा हमसे कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ठीक, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। लिख लो इसे, सूर्य के परिक्रमण के दौरान ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। नियत रहता है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी मतलब चेंज इन एरिया विद टाइम, डीए बाई डी टी। डीए बाई डी टी क्या रहेगा? डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहेगा, इनका ये कहना है। डीए बाई डी टी नियत रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया नियत रहेगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा? देखो, अगर मान लो ये है हमारे पास, ये एक इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है? सन है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनेट है। ये प्लेनेट ए पॉइंट से मान लो किसी टाइम में बी पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ ये एरिया बनाएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच रहा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ एरिया ऐसा बनाएगा, ठीक है। और ये प्लेनेट जब पास आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कुछ ना कुछ एरिया ये बनाएगा। जब ये यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो v1 है, इसकी रेडियस r1 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है? v2 है, और यहाँ पे दूरी r2 है, ठीक। अब यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, ये एरिया, ये क्षेत्रफल, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये वाला क्षेत्रफल, और यहाँ पे ये वाला क्षेत्रफल, इन दोनों के बारे में बात हो तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे एरिया है A1 और यहाँ पे एरिया है A2, यहाँ पे एरिया अगर A1 है और यहाँ पे एरिया A2 है, तो इसका कहना ये है कि A1 एरिया मान लो T1 समय में तय करता है, ये बराबर होगा A2 एरिया जो T2 समय में तय करता है, ठीक है। मीन्स एरिया अपॉन टाइम का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जितना एरिया कवर करेगा और यहाँ पे जितना एरिया कवर करेगा, तो एरिया अपॉन टाइम, क्षेत्रफल बटे समय, ये रहेगा कांस्टेंट। आई होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो कहीं भी प्लेनेट कहीं भी एरिया कवर करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। वो एरिया, ये कहता है ये, वो एरिया क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। क्या? एरिया बटे समय का जो रेशो है, अनुपात है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसे हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? डीए बाई डी टी, मतलब ये है एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। बेटा कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं क्लियर करूँगा उस डाउट को अगले वीडियो में। तो A बाई A1 बाई T1 बराबर हो जाएगा A2 बाई T2 बराबर कांस्टेंट। एनी डाउट? ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है, अब देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए इफ T1 बराबर T2, अगर हम T1 बराबर T2 ले लें, मतलब इन दोनों को समय बराबर है, तो क्या हो जाएगा? देन A1 बराबर हो जाएगा A2 के। अगर T1 बराबर T2 होगा तो A1 बराबर हो जाएगा A2 के, ठीक है। अगर देखें, अगर इक्वल टाइम है, अगर टाइम इक्वल है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ठीक है। टाइम इक्वल है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हो आगे? इसका मतलब ये लिख सकते हो, लाइन जॉइनिंग
joining from sun to planet, from sun to planet swept equal area in equal time, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, मतलब सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। देखते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को? तय करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जी बिल्कुल। चलिए तो बेटा, अब अगर किसी को अब डाउट है तो बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो सब लोग। ठीक है, और मैं बताता हूं आगे। तो अगर हम सन से सूर्य से प्लेनेट तक रेखा खींचें, तो वो रेखा के द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल समान होगा। देखो इस तरह से, ये सन है, अब यहाँ से प्लेनेट को मिलाने वाली जो रेखा है जी, ये जितने समय में देखेंगे जो एरिया होगा वो समान समय में समान होगा। अगर यहाँ पे देखें 2 घंटे में एरिया ए है, तो यहाँ पे भी 2 घंटे में क्या होगा? एरिया ए होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सेम टाइम लेंगे तो सेम एरिया होगा, यहाँ पे भी सेम टाइम लेंगे तो सेम एरिया होगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बेटा, देखो यहाँ पे स्पीड जब दूर है तो स्पीड इसकी कम है, पास आते समय स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन एरिया समान होगा। स्पीड अलग अलग हो सकती है लेकिन एरिया क्या होगा? समान होगा। यहाँ पे भी सेम क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो इन्होंने यही कहा है, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू प्लेनेट, यदि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली एक रेखा खींचें तो वो इस रेखा के द्वारा जो एरिया बनाया जाएगा, ऐसी तो बनाएगी रेखा एरिया, ऐसे तो बनाएगी ऐसे, तो यहाँ पे जो एरिया होगा और यहाँ पे जो एरिया होगा वो दोनों बराबर होंगे, अगर समय बराबर है तो। और समय बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? A1/T1 बराबर कर देंगे A2/T2 के। क्लियर है? आई होप की बात समझ में तो आ गई होगी। चलो एक बहुत ही प्यारा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं तुम लोगों को। देखो, कहने का मतलब ये था अभी तक कि ये सन है, मान लो ये यहाँ से कोई प्लेनेट है, यहाँ पे ये एरिया है A1। ये कितना एरिया है? A1। ये प्लेनेट यहाँ से और यहाँ तक एक एरिया बनाता है, कौन सा एरिया है? A2। और तीसरा एरिया यहाँ से यहाँ तक बनाता है, कौन सा है? ये एरिया है A3। ये एरिया है कितना? A2। ये एरिया है A1, ये है A3। मान लो इस एरिया को बनाने में टाइम लगता है इसे T1, इस एरिया को बनाने में टाइम लगता है T2 और इसे बनाने में टाइम लगता है T3। तो केपलर का कहना यह है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब A1/T1 बराबर रहेगा A2/T2 के, और ये बराबर होगा A3/T3 के। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मतलब एरिया अपॉन समय बराबर होगा ये वाला एरिया और इसका समय, ये वाला एरिया इसका समय। और अगर T1 T2 T3 बराबर हो जाएं, इफ़ T1 बराबर T2 बराबर T3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा A1 बराबर A2 बराबर A3। सिंपल, हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। अब बेटा आई होप की बात समझ में आई गई होगी अगर तुमने पूरा देखा है तो। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया में क्या है? क्षेत्रफलीय नियम है ये, समान समय में समान क्षेत्रफल ये तय कर रही है बॉडी। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, अगर हम देखें कि यहाँ पे है हमारा सन और यहाँ से कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, देखते रहना आप।
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है। इसकी दूरी कितनी है, आर है मान लेते हैं ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट ए से पॉइंट बी दूरी तय कर रही है, ये कितने समय में कर रही है, डेल्टा टी समय में। बहुत छोटा समय लेते हैं, बहुत छोटा समय। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कवर करेगी वो होगी क्या, यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर करेगी डेल्टा टी समय में। टी से बहुत छोटा है, तो छोटे समय में बहुत छोटी दूरी होगी। इसको लगभग एक ट्राइंगल मान लेंगे, इसको ओ मान लेते हैं। तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, इसका क्षेत्रफल हो कितना जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल ए हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए बी इंटू आर। देखो बेसिकली ये एक बहुत छोटा ट्राइंगल हमने माना है, ऐसे मान लेते हैं ना, ऐसे और ऐसे, बहुत छोटा बहुत छोटा, और इस तरह से ये घूम के जा रहा है ऐसे। तो इसका जो आर होगा ये हाइट में आर ही मान लेते हैं। बहुत छोटा ट्राइंगल हमने माना है, बहुत छोटा ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटा ट्राइंगल, टी डेल्टा टी बहुत छोटा लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए बी। कितना है बेटा, ए से बी हमारे पास ए बी दूरी है, तो इसको हम बी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं इंटू आर। देखो ए बी क्या है, ए बी हमारे पास दूरी है, दूरी को हम एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी मान रहे हैं, बी, यहाँ पे स्पीड हमने कितनी मान ली है, बी, तो बी इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। ए बी की वैल्यू बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो ए अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू आर। ठीक है, डेल्टा टी को उधर ले गए, ए बाई डेल्टा टी हमारे पास आ गया। क्लियर क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए अपॉन टी, डेल्टा टी मतलब टी ही लिख देते हैं, एरिया अपॉन टाइम बराबर बी आर बाई टू बराबर कांस्टेंट। सही है, क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा है कि ए अपॉन टी क्या रहता है, ए अपॉन टी तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सेकंड लॉ में बताया था कि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहती है, बी आर बाई टू है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए अपॉन टी तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको एम से गुणा कर देते हैं और एम से डिवाइड कर देते हैं बराबर कांस्टेंट। एम बी आर क्या हो गया, एम बी आर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, और टू एम तो कांस्टेंट है ही, तो एंगुलर मोमेंटम बाई टू एम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह का कोणीय संवेग नियत रहता है, इस बात को समझ लो। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह का, परिक्रमण करते हुए ग्रह का कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, इस बात को सही से लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट revolving around the sun, revolving around the sun remains constant। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए, लिख लेना बेटा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह का कोणीय संवेग नियत रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह का कोणीय संवेग नियत रहता है, इस बात को बेटा समझ लो। ठीक है, कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को देखना, और इस बात को तुम्हें आना चाहिए कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा, एल उसका कांस्टेंट रहेगा। मतलब हद से हमारे पास ये आया कि एल बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होगी, एम बी आर, एम बी आर बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
ठीक है। एम बी आर कॉन्स्टेंट, एम तो कॉन्स्टेंट होता ही है, तो बी इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। बस ये हमें याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट है बेटा किसी को तो जल्दी से कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी डाउट है तो। लेकिन हमने लॉ ऑफ एरिया देख लिया है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लॉ ऑफ एरिया में। चलिए बेटा अब हम आगे चलेंगे और आगे हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। आगे हम पढ़ेंगे बेटा थर्ड लॉ, तीसरा नियम, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, आवर्त का नियम। आवर्त का नियम, आवर्त के नियम में बेटा ये है कि अगर कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, अगर कोई प्लेनेट सूर्य का परिक्रमण करता है, अगर कोई प्लेनेट सूर्य का परिक्रमण करता है, तो प्लेनेट जो परिक्रमण कर रहा है, सूर्य का जो परिक्रमण कर रहा है, उसका आवर्तकाल की बात है, उसका आवर्तकाल कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो उसका जो बेटा वो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आता है, ठीक है। आर क्या है, आर एवरेज डिस्टेंस है सूर्य और ग्रह के बीच की। टी यहाँ पे बेटा क्या है, टी है हमारे पास टाइम पीरियड। टी हमारे पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। आवर्तकाल है। और आर क्या है, आर है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट। सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी, सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी, ठीक है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट है, सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे सन है यहाँ पे है, कोई प्लेनेट यहाँ पे है, कोई प्लेनेट यहाँ पे है, कोई प्लेनेट यहाँ पे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, दूरी बढ़ने के साथ में उसका आवर्तकाल बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये कहता है थर्ड लॉ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आवर्तकाल बढ़ेगा। जैसे अर्थ है, सूर्य के बाद क्या है अर्थ, अर्थ के बाद मार्स है, तो मार्स का जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ से ज़्यादा होगा। अर्थ कितने दिन में पूरा करती है, अर्थ पूरा करती है, पृथ्वी पूरा करती है 365 दिन में। तो मार्स जो होगा, मंगल जो ग्रह जो होगा, वो 365 से ज़्यादा दिन में पूरा करेगा, ठीक है। जुपिटर होगा, जुपिटर और ज़्यादा पूरा करेगा। जुपिटर क्या होगा, बृहस्पति क्या होगा, और ज़्यादा पूरा करेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा पूरा करने में। तो इसको ध्यान रखना बेटा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन एक आध बनता है कि कितना हो जाएगा। चलो इस पे दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इफ डिस्टेंस बिटवीन sun and earth becomes half of present distance, then distance between sun and earth becomes half of present distance, then number of days in year। यदि
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को वर्तमान का आधा कर दिया जाए तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? यदि अगर हम दूरी को आधा कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? सन है, अर्थ है, दूरी कितनी है? पहले आर है, बाद में दूरी कितनी हो गई है? r/2। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, r1 की वैल्यू कितनी है? मान लो r, और r2 की वैल्यू कितनी है? r/2। ठीक है, तो T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1/r2 का होल क्यूब। T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर r1/r2 का होल क्यूब। और यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू कितनी है? r/2, इसका भी होल क्यूब। 2 चला जाएगा ऊपर, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो T1/T2 बराबर कितना हो गया? √8, क्योंकि T1/T2 का स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट आ जाएगा, यह आ जाएगा 2√2। इसका मतलब T2 कितना आ गया? T2 आ गया T1/2√2। T1 की वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड पहले वाला कितना है? 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365/2√2। ये लगभग आएगा 129 डेज के लगभग। तो अगर हम यहाँ पे दूरी को घटाएंगे, दूरी को घटा दे रहे हैं, तो दूरी को घटाने में टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है? घट जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कितना रह गया है? 129 डेज। पहले कितना था? पहले था 365 डेज, बाद में कितना रह गया? 129 डेज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, तुम लोग पढ़ लेना पूरे वीडियो को, क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। ठीक है।